नमस्कार। आज के इस कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी क्रम में सारणियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे और इसके अंतर्गत हम लोग आज सारणी का ढांचा अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सारणी की रचना करना एक कलात्मक कार्य है। सारणी केवल पंक्तियों व खानों का निर्माण मात्र नहीं है, वरन यह पूर्णतया वैज्ञानिक पर आधारित होती है। इसके लिए निर्माण में अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार सारणी के जो प्रमुख भाग है हम उनका यहाँ पर विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। इसका पहला बिंदु है सारणी का शीर्षक। सर्वप्रथम सारणी का शीर्षक लिखा जाता है, जिसमें अंकों की प्रकृति, क्षेत्र, समय एवं वर्गीकरण का आधार आदि की सूचना एक दृष्टि में हो जाती है और इसे मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए जो पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सके। सारणी का शीर्षक बिंदु के अंतर्गत आते हैं। अब इसका दूसरा जो है बिंदु है उपशीर्षक, इट मीन्स सब टाइटल। यहाँ पर हम सारणी के बारे में दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है उदग्र खाने, दूसरा है क्षैतिज खाने। दोनों प्रकार के खानों पर उपशीर्षक दिया जाना चाहिए। उदग्र अर्थात वर्टिकल या खड़े खानों के स्तंभों के शीर्षकों को कैप्शन तथा क्षैतिज या आड़े खानों के शीर्षकों को स्टब कहा जाता है और ये उपशीर्षक संक्षिप्त व स्पष्ट होने चाहिए। तीसरा जो है इसका बिंदु है वह है रेखाएं खींचना व रिक्त स्थान छोड़ना। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अलग अलग खानों में दिखाने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा अलग अलग किया जाता है। अतः खाने इस प्रकार के हों कि उनमें उचित रेखाएं खींची जाए जिससे सारणी आकर्षक लगे और साथ ही उनमें उपयुक्त स्थान भी छोड़ा जाना चाहिए। इसका चौथा बिंदु है पद व्यवस्था। इसके अंतर्गत सारणी निर्माण के समय खानों व पंक्तियों को इस ढंग से क्रमबद्ध करके उसमें अंकों को लिखा जाना चाहिए कि तुलना योग्य अंक निकटवर्ती खानों में रखे जाएं। इस प्रकार दो पदों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप आकार, महत्व, समय अथवा भौगोलिक आधार आदि पर भी की जाती है। पांचवा बिंदु है टिप्पणियां। इसको अंग्रेजी में नोट्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सारणी में कभी कभी विशेष स्पष्टीकरण देने के लिए, शब्दों की व्याख्या करने के लिए अथवा कोई विशेष संदर्भ देने के लिए सारणी के नीचे टिप्पणी भी दी जानी चाहिए और ये टिप्पणियां तथ्यों व निष्कर्षों को समझने में महत्वपूर्ण होती है। इसका छठा बिंदु है योग, इट मीन्स टोटल्स। सारणी के अंत में योग तथा कुल योग दिखाया जाना चाहिए जिससे अंकों की जांच भली भांति की जा सके। सातवां बिंदु है सामग्री संग्रह के स्रोत। इसके अंतर्गत सारणियों में प्रदर्शित सूचनाएं कहाँ से संकलित की गई है और इसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अतः प्रत्येक सारणी के अंत में सूचनाओं के स्रोत दिए जाने चाहिए। आठवां बिंदु है संकेताक्षर। इसको अंग्रेजी में सिंबल्स भी कहा जाता है। कभी कभी कोई आवश्यक तथ्य संकेत के रूप में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब संकेताक्षर देना आवश्यक हो तो टिप्पणियों अथवा पद चिन्ह में उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।
इस प्रकार सारणी निर्माण में उपरयुक्त बातों के साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग अलग पदों में विभाजित किया जाए और पदों में क्रमबद्धता का ध्यान भी रखा जाना चाहिए और महत्वपूर्ण पदों को रेखांकित भी किया जाना चाहिए ताकि कुछ समझ में आ जाए। और इस प्रकार सारणी का निर्माण एक तकनीकी कार्य है जिसे एक प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति ही निर्मित कर सकता है। यहाँ पर हमारे एक समाजशास्त्रीय हार्पर वो कहते हैं कि सारणी की रचना करना एक कला ही है। केवल पंक्तियों तथा खानों को बना लेना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके लिए विशेष अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण, योग्यता, विवेक और कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात अब हम सारणियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेबल्स, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सारणियों के उद्देश्य, मौलिकता एवं रचना के आधार उन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर सारणियां दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। वैसे ही मौलिकता के आधार पर दो प्रकार की सारणियां होती है, मौलिक एवं व्युत्पन्न, दो प्रकार की होती है। वैसे ही रचना के आधार पर सारणियों के भी दो प्रकार बताए गए हैं, पहला सरल और दूसरा जटिल। इनमें जटिल सारणी पुनः तीन प्रकार की है, जैसे नंबर 1 द्विगुण, दूसरा त्रिगुण और तीसरा है बहुगुण। इसे हम सभी को विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे। पहला जो है वो है उद्देश्य के आधार पर। इस आधार पर सारणी दो प्रकार की होती है। पहला है सामान्य सारणी। इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इनमें एक साथ अनेक प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है। ये सारणियां अत्यंत विस्तृत होती है तथा रिपोर्टों के साथ संलग्न की जाती है। जैसे जनगणना रिपोर्टों में इस प्रकार की सारणी प्रयुक्त की जाती है, जिनका लाभ अनेक व्यक्तियों को होता है। और हमारा जो समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि सामान्य उद्देश्य सारणी का प्राथमिक तथा प्राय एकमात्र उद्देश्य सम अंकों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना होता है कि व्यक्तिगत इकाइयां पाठक द्वारा तुरंत ढूंढी जा सके। इस प्रकार इनमें पूरी सूचना जो की त्यों रखी जाती है। उद्देश्य के आधार पर ही दूसरा बिंदु है विशिष्ट सारणी। इस प्रकार की सारणी किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य वाली सारणियों की सहायता से तैयार की जाती है। यहाँ पर संक्षिप्त या विशेष उद्देश्य वाली सारणियों जो प्राय आकार में छोटी होती है, किसी एक निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए तैयार की जाती है। इस प्रकार यह विशिष्ट सारणी कहलाती है। मौलिकता, इस आधार पर भी दो सारणियां होती है। पहला है मौलिक या प्राथमिक सारणी। इस प्रकार की सारणी में समांक उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वे एकत्र किए जाते हैं। इसे वर्गीकरण सारणी भी कहा जाता है। दूसरा है व्युत्पन्न सारणी। इस प्रकार की सारणी में समांकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और तीसरा है प्रकृति का आधार। रचना के आधार पर सारणियां दो प्रकार की होती है, सरल सारणी और जटिल सारणी। पहला है सरल सारणी। सरल सारणी में एक ही गुण की तुलना की जाती है, इसलिए सारणी में कुल दो ही खाने होते हैं। दूसरा है जटिल सारणी। यह एक से अधिक गुणों का विवेचन करने वाली सारणी होती है। प्रदर्शित गुणों की संख्या के आधार पर जटिल सारणी तीन प्रकार की होती है। द्विगुण सारणी। द्विगुण सारणी में दो गुणों की तुलना की जाती है, जैसे आयु, लिंग व स्त्री पुरुष आदि। त्रिगुण सारणी, इसमें तीन गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे आयु, लिंग व साक्षरता। राज्यों की जनगणना के अनुसार राज्यों की संख्या में स्त्री पुरुषों की साक्षरता को इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बहुगुण सारणी। इस प्रकार की सारणी में चार अथवा अधिक गुणों को प्रदर्शित किया जाता है एवं उनकी तुलना भी की जाती है।
तो आज हमने बच्चों तथ्यों का सारणीबद्ध प्रदर्शन एवं द्विगुणीय एवं बहुगुणीय और सारणियों के आधार एवं प्रकार के बारे में अध्ययन किया। यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।